आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप नौकरी छीन रहे हैं। और आप सोचिए कि रोजगार, आज रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, जो यहाँ पे आप एक तो रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और जो नौकरियां हैं जिस क्षेत्र में है, आप उसी को बंद कर रहे हो। इन्होंने 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं। एक जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारी पहले की पीढ़ी थी, और आज की पीढ़ी जो आने वाले भारत की पीढ़ी होगी, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और अब घर चलाने की जो बात करें, आप ये सोचिए कि जो हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, पढ़ लिख कर आए, हम पर जो डिपेंडेंट है वो 2 पीढ़ी है। एक पीढ़ी जो बुजुर्ग है, जो हमारे माता पिता है, वो लोग हम पर आश्रित है, और एक जो अगली पीढ़ी है, इस देश की युवा पीढ़ी होगी। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ और HEC के यहाँ कर्मचारी पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, मगर इनको सुनने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। आइए जानकारी देते हैं यहाँ के कर्मचारी क्या कह रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मैडम सुभाष चंद्रा होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका घर संसार अभी कैसा चल रहा है? अभी तो यहाँ से अभी नहीं मिल रहा है मासिक वेतन। मैडम चल कहाँ रहा है, हम लोग तो अब ऐसा स्थिति है कि अब आने वाले कुछ दिनों में तो कुछ ना कुछ तो अनहोनी हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ, मेरा आवाज भी आप सुन सकते हैं कैसे बैठ गया है। पिछले 58 दिनों से हम लोग अपनी आवाज को इन लोगों के कानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रबंधन हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, मंत्रालय हो, कोई भी हो, लेकिन मेरी आवाज लगता नहीं है कि इन लोगों तक पहुंच पा रही है। और अब घर चलाने की जो बात करें, आप ये सोचिए कि जो हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, पढ़ लिख कर आए, हम पर जो डिपेंडेंट है वो 2 पीढ़ी है। एक पीढ़ी जो बुजुर्ग है, जो हमारे माता पिता है, वो लोग हम पर आश्रित है, और एक जो अगली पीढ़ी है, इस देश की युवा पीढ़ी होगी आने वाले 10 से 15 सालों में, वो पीढ़ी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हमारे बच्चे जो है, आज स्कूल में पढ़ाना तो मुश्किल हो गया है, खाना तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। केवल एक बहुत ही एक मिनिमम बेयर जो होता है कि हाँ ठीक है, किसी तरह अपना पेट पाल लें, और पढ़ाने के नाम पर क्या बताया जाए, स्कूल से बार बार नोटिस आता है, तो वो सब भी तो मुश्किल ही है। तो आप सोचिए कि इन्होंने 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं। एक जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारी पहले की पीढ़ी थी, और आज की पीढ़ी जो आने वाले भारत की पीढ़ी होगी, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और आप सोचिए कि रोजगार, आज रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, जो यहाँ पे आप एक तो रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और जो नौकरियां हैं जिस क्षेत्र में है, आप उसी को बंद कर रहे हो। आप सोचिए कि अगर ये कंपनी फुल प्लेज में चल जाए, तो यहाँ के जो लोकल है, 80 से 90% जो लोकल ही तो यहाँ पे कामगार कार्य करते हैं ना, तो 20 से 25,000 नौकरियां तो तुरंत दी जा सकती हैं आने वाले सालों में। तो 25,000 नौकरियां एक साथ, आप सोचिए कि कितना बड़ा ये कार्य है। आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप नौकरी छीन रहे हैं। और राज्य सरकार को भी इसमें अब पहल करना चाहिए कि भाई ये आपके राज्य का जुड़ा हुआ, ये उसका गौरव है। आपके यहाँ पे जो भी अगर कोई इंडस्ट्री स्थापित रहती है, तो आपके क्षेत्र के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके राज्य के रहने वालों के लिए ये एक अच्छी चीज होगी ना, कि उनको नौकरियां मिलेंगी, उनके जीवन यापन का स्तर सुधरेगा। लेकिन ये राज्य सरकार भी पहल नहीं कर रही है। तो हमारा तो मैडम यही आग्रह है कि जैसे विधानसभा में भी मुद्दा उठा, हमारे जनप्रतिनिधि जो थे महागामा और यहाँ से खिचड़ी विधायक, उन्होंने जो गैर सरकारी संकल्प लाया कि आप केंद्र सरकार को यहाँ से राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे कि आप इसको स्पेशल पैकेज दें, वो प्रस्ताव लाया गया था। उसमें हमारे विधायक साहब जो भी जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने समर्थन भी किया, और उन्होंने ये तक बोला कि अगर केंद्र सरकार इसको नहीं चला सकती है, तो राज्य सरकार इसको अपने अधीन लेकर चलाए, राज्य के हित के बारे में सोचे। क्योंकि राज्य, आप सोचिए कि केंद्र की जो नजर है वो कंपनी चलाने पे नहीं है, उनकी तो नीति है साहब कि सब बंद करो, हमारा काम नहीं है कंपनियां चलाना। अरे साहब, आपका काम कंपनी चलाना नहीं है, आपका काम देश चलाना है। और आप देश भी नहीं चला पा रहे हैं, आप देश बेच रहे हैं कुछ चंद लोगों को।
तो आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना आप कंपनी चला पा रहे हैं, ना आप देश ही चला पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि विधानसभा सत्र में दीपिका पांडे और मोना मांझी ने कुछ बातें रखी थी, उनका कुछ गौर किया जा रहा है इस बातों को लेकर के? जी मैडम, देखिए अब जैसे हम लोग का बात भी हुआ था तो राज्यसभा में हमारी जो सांसद है यहाँ से मोना मांझी जी ने अपना ये हम लोगों का एचईसी का मुद्दा उठाया था कि एचईसी केंद्र सरकार के अधीन है, आप इसको चलाने का यहाँ भूखमरी की स्थिति हो गई है। 14 महीने से आज अधिकारियों का और 11 महीनों से कामगारों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अब सोचिए परिवार कैसे चल रहा है। तो इसी को लेकर उन्होंने जो मुद्दा उठाया था राज्यसभा में, अब उसमें जो बातचीत हुआ है कि वो हो सकता है कि अगले ये जो बजट सेशन होगा, जो भी सत्र शुरू होगा, उसमें ये फिर से चर्चा करेंगे विस्तार से। इसमें जितने भी जो सांसद महोदय हैं, जितने लोग भी हैं यहाँ हमारे झारखंड से, उसको लेकर ये लोग अपना आवाज उठाएंगे। और विधानसभा में जो बात हुआ है उसमें तो प्रस्ताव लाया गया है, और जैसा बात हुआ है कि हम लोग मुख्यमंत्री, हम लोग का ये आग्रह रहेगा कि हम लोग जो भी हमारे विधायक ये मुद्दा उठाए हैं उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री साहब से मिला जाए और राज्य सरकार इसको कैसे टेक ओवर करे, कैसे अपने अधीन ले, क्योंकि केंद्र सरकार की मंशा तो इसको चलाने का नहीं है, लेकिन राज्य के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके नागरिकों के हित के लिए है, तो आप इसको कैसे अपने अधीन ले, इस पर चर्चा किया जाए। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, मगर यहाँ जितने भी रोजगार वाले हैं उनको बेरोजगार किया जा रहा है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मैं सुशील कुमार हूँ और इतनी के साथ डिप्टी मैनेजर में काम करता हूँ। डिप्टी मैनेजर में काम करता हूँ। रही बात आपने रोजगार के मुद्दे पे बता देता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुल मिला के 3000 कामगार जुड़े हुए हैं, जिसमें करीब 1200 एग्जीक्यूटिव लेवल के आदमी डायरेक्ट DRO है और 1800 और आपके ठेका सावत श्रमिक और अन्य लोग हैं। तो ये एचईसी जो 7000 एकड़ में जो बनी हुई है उसमें बहुत सारे लोग जो झारखंड वासी हैं उन्होंने अपना ज़मीन दिया था, तो उनके घर से हर घर से एक रोजगार इनसे मिला हुआ है। तो झारखंड सरकार जब ये बोलती है कि हम रोजगार के लिए चिंतित हैं, लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए, तो इनसे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार देना तो दूर की बात, और ये बेरोजगार हो जाएंगे। और जो झारखंड की जो नियोजन नीति है, जिसपे हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि वो सारे खारिज हो गए हैं नियोजन, तो जिसकी वजह से उन लोग का भी रोजगार चला गया है। तो झारखंड सरकार को अवश्य इसमें पहल करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जुड़े लोग झारखंडी हैं। झारखंडी एक रोजगार के साथ साथ में ही अगर जो बाकी जो एचईसी के कैंपस में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, जो भी है, वो इनडायरेक्टली भी हम लोग से भी रोजगार पा रहे हैं, चाहे वो या ग्रोसरी की दुकानें हो या अदर दुकानें हो, जिससे हम प्रभावित हो रही है। तो ये सरकार को पहल लेना चाहिए। और एक बात बताइए, यहाँ पर तो बहुत से ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके घर पे बच्चों लोग अपने माता पिता की परिस्थिति को देख करके खुद अपने पढ़ाई को छोड़ करके कहीं रोजी रोजगार में लग गए होंगे। देखिए, मैं MTech किया हूँ IIT हैदराबाद से। आप मेरी स्थिति को समझ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का भविष्य कैसे जा रहा है। मैं अपनी माता का इलाज नहीं करा पाया क्योंकि एचईसी 14 में से पैसा नहीं दिया, और मेरी माता यही दिवस में दम तोड़ दी, जब 3 मार्च 2022 में। और मैं अपने बेटा का एडमिशन इस बार इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं खाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि दिन में 3 टाइम खाना होते थे, जो संतुलित आहार होता था, वो भी अब लेने में असमर्थता बता रहा है। मैं किसी के यहाँ आने जाने अपने परिवार को भी नहीं जा पाता हूँ। बहुत आर्थिक समस्याएं हैं, इतनी आर्थिक समस्याएं हैं कि मन करता आप विदा करो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ के एचईसी के कर्मचारियों की तो हालत बदहाल है, मगर यहाँ के इनके बच्चों की भी भविष्य बेकार किया जा रहा है। भारत सरकार आखिर में इनका फैसला क्या करेंगे, ना इन्हें पता है और ना हमें पता है। ये यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, ये ना मीडिया को फेस करना चाह रहे हैं, ना यहाँ के कर्मचारी को फेस करना चाह रहे हैं। ये कम से कम सामने आकर के किसी बात को, किसी तरह की इसकी बातों को सुने, इनके परेशानी को समझे। मैं यही भारत सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि इन लोगों की बातों को सुन करके, इनकी परेशानियों को समझ करके, इनको बातों को समझ करके और इस पर कुछ निर्णय किया जाए। सर, एक चीज आपको बताना चाहिए कि जैसे हम लोग तो यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में हमारे निदेशक उत्पादन आए, ज्वाइन किए। हम लोगों को उम्मीद था कि वो आए हैं
और हम लोगों को पीड़ा को समझेंगे और संबोधित करेंगे और कुछ आगे का रास्ता दिखाएंगे। अरे रास्ता दिखाना तो आप लोग छोड़िए, माता पिता हैं, आप ही लोगों को इनको मार्गदर्शन करवाना है। अगर आपके मार्गदर्शन पर ये लोग नहीं चले तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं, आगे कठोर निर्णय ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप आगे का रास्ता दिखाना तो छोड़िए, वो हम लोगों से मिलने का भी नहीं जहमत उठाए कि लोग यहाँ पे परेशान है इतने दिनों से। चलो भाई ठीक है, इन लोगों को बुला लेते हैं, क्या समस्या है और उनका क्या प्लान है आगे कंपनी को लेकर, वो भी नहीं बता पाए हैं, ना ही हम लोगों से मिलना चाहे। और ऊपर से जो ये आंदोलन हो रहा है, हम लोग क्या किसी अपने हक के लिए यहाँ पे खड़े हैं, अपने अधिकार के लिए खड़े हैं ना, हमने जो कार्य किया है उसके लिए खड़े हैं। ऊपर से आप सोच सकते हैं कि गेट नंबर 2 है, 2 दिन पहले का वारदात है, 23 तारीख को। ये पैर देखिए, हमारे निदेशक कार्मिक साहब की विदाई थी, हम लोग विदाई समारोह में केवल उनको माल्यार्पण करना चाहते थे, वो हमारे भी तो निदेशक थे। इधर से हम लोग गए, शाम 6:45 बजे की बात रही होगी, उनसे बात भी हुआ अंदर, हम लोग मैसेज भिजवाए कि सर आपको माल्यार्पण विदाई देना चाहते हैं, तो वो एक्सेप्ट भी कर दिए। और अचानक से 6:45 बजे के आसपास एकदम सीआईएसएफ किसी की गाड़ी में बैठ के चोरी छुपे। पहले हम लोग को बोला जाता है कि हमारे सीआईएसएफ साहब है, डीसी साहब है, इनको जाने दिया जाए। हम लोग रोकते टोकते भी नहीं है किसी को, जो आता जाता है हम लोग को उनसे कोई समस्या नहीं है। और उस गाड़ी में चोरी छुपे वो बैठे होते हैं और उस सकरे से रास्ते में इतने स्पीड में, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं बमुश्किल एक गाड़ी निकल सकती है 4 व्हीलर, हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं और वो आदमी जो है फुल स्पीड में, इतनी काफी स्पीड में वो गाड़ी लेके निकलता है कि उसमें अगर हम लोग सचेत नहीं होते, अगर हम लोग, तो किसी न किसी की जान चली जाती है। घटना दोहराई जाती उधर लखीमपुर खीरी का ये लोग घटना को अंजाम देने का वो किया था। उसी दरमियान पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, हमारे एचएमटीटी जीएम का था पीके बेहरा, उसका दुस्साहस देखिए कि वो आदमी डैश करने के बावजूद भी गाड़ी नहीं रोक रहा है। ये सब इतने दुस्साहसी हो गए हैं अब कि एक हमारे अधिकारों का ये सब एक तो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो गार्जियन है, जान को खतरे में लाना चाह रहे हैं। जो गार्जियन है हमारे, जिसको हमारे लिए बोलना चाहिए, वही आज हमारे मतलब हम लोगों के इतने वो कर रहा है कि इनको किसी तरह एक तुच्छ कीड़ा समझ रहा है, वहाँ पे कुचलने का कोशिश कर रहा है। ये सब एकदम निंदनीय है। तो ऐसे लोगों से अब उम्मीद भी हम लोग नहीं रख रहे हैं। हमारी उम्मीद तो अब जो है कि ऊपर वाला ही है, पहला तो अब भगवान ही है। भाई अगर आप हैं तो आप हमारे सुनिए, और इसके बाद जो हमारे सीएमडी साहब है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जो भी करना चाहे आप लोग भाई करिए, जो भी निर्णय हो आप तुरंत बताइए। हम लोगों को बस यहाँ से अब हम लोग की जिंदगी चौपट ना करिए, क्योंकि अब आप बहुत चौपट कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पढ़ लिख कर आए हैं, सब वेल क्वालिफाइड है, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हम लोग पढ़े लिखे हैं, हर कोई आईटी एनआईटी और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही यहाँ पर है ज्यादातर, आप देखिएगा जो भी है। तो आप उसका जिंदगी, इंजीनियर कॉलेज से पढ़ाई करके आ करके इनके बच्चे लोगों का भविष्य उजागर नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार के लिए इससे शर्मिंदगी वाली बात और क्या हो सकती है। तो अब वही चीज है कि अब हम लोगों को साहब ऐसे आप बर्बाद मत करिए हमारी जिंदगी, आप जो भी करना है तुरंत निर्णय लीजिए और हम लोग को आगे का रास्ता दिखाइए। हमारी बस दो ही मांगे हैं, एक हमारा बकाया वेतन दीजिए जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपने मैंने काम किया उसका पैसा दीजिए, और हमारे कंपनी के दिशा निर्देश तय कीजिए, अगर आप चलाना चाहते चलाइए, बंद करना चाहते बंद कीजिए, बस निर्णय दीजिए ताकि हम लोग अपने भविष्य को लेकर के आसमान में पहुंचे। 13 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है, और 13 माह अगर आप लोगों को काम नहीं, जैसे काम दिया था ठीक है, 13 माह का वेतन नहीं दिया गया तो आप लोग 13 माह बिना पेमेंट दिए हुए किस तरह से आगे काम करते रहे आप लोग। बता दूं मैं, देखिए ये टोटली फेलियर ऑफ मिसमैनेजमेंट है। पैसे इस तरह से मिलते रहे कि कभी बोलते थे कि अगले महीने हम दे देंगे, यहाँ से पैसे आएंगे या हमारे कस्टमर से तो पैसे मिल जाएंगे, तो कभी 15 दिन का, कभी 2 महीना में 15 दिन का, कभी 3 महीना में 15 दिन का, कुछ जमा पैसे थे वो खत्म हो गए, कभी उधारी अपने रिश्तेदारों से, कर्जों से, भाई से लेकर के घर चलाते रहे। लेकिन जब अति हो गई इन्होंने अपने मैंने जेबें भरी और एक हद मैंने बहुत हद तक इन्होंने इस तरह का मिसमैनेजमेंट किया
जिसको मैं यहाँ पे बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। वो खुद अपने पहलू में जांच करके देख लें कि उन्होंने 4 सालों में क्या किया। ऐसा नहीं है कि हमको काम नहीं करना चाहते या काम करने के लिए हमारे पास काम नहीं है। हमारे पास 1600 करोड़ का वर्क ऑर्डर है। इन्हें पास प्रॉपर इनपुट देने का मटेरियल पैसा नहीं है। इन्होंने पैसा फंडिंग की, उन लोग को फंडिंग की जिसका कोई मतलब नहीं है। 10 साल से पुराने वेंडर्स को, अदर्स को किराए, आपको आपका जो आप उसी कुप्रबंधन, जैसे टीए डिवीजन में देख लीजिए, मनमानी इन्होंने रेट मात्र 200-300 रुपये में रांची में किराया कहाँ मिलता है। इन्होंने दुकानदारों को 300 रुपये में किराया दे रखा, बाकी पैसा अपनी ऊपरी भरते हैं। कंस्ट्रक्शन आप इंक्रोचमेंट देख सकते हैं पूरा रांची में। इंक्रोचमेंट पूरा रांची में ऐसा कहीं नहीं इंक्रोचमेंट है जो कि सिटी में 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बनाए और उनके थ्रू अपने पैसे ये लोग करते हैं। तो इस तरह से जो इन लोग कर रहा है ताकि एम्प्लॉय लोग का आनंद। एक इंजीनियर लोग अब सड़क की बात यह है कि शेयर टाइप पार्टनर करके रहते हैं। एक पार्टनर को मतलब फैमिली शेयर करना क्या बात है। और इतने निंदनीय बात है कि इन लोग को अगर मिलने जाए ना तो आप तो दरवाजा देख ही रहे हैं। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो गाड़ी चला देंगे या इसे धंधा पिटवाएंगे। ये इस तरह की इन्होंने बातें कह रही है। हमें बस मतलब यही है कि आपको जो करना है कीजिए। अगर आप हमारा देश का मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का जो हैवी मिनिस्ट्री है यही सोचता है कि हम लोग पकौड़ा बेचेंगे, चाय बेचेंगे तो वही सही, लेकिन आप हमको भविष्य तय कर दीजिए कि हमारी कंपनी का क्या भविष्य करना है, हम लोग वहाँ चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एचईसी के कर्मचारी के मनों पर अब निराशा छाई हुई है। आखिर आगे सरकार इनके लिए क्या करेगी ये इन्हें भी नहीं पता है और ना हम लोगों को, मीडिया लोगों को पता हो रहा है।